अपना इंटरनेट कनेक्शन रहता है। हाँ नहीं वो सही कह रहे हो। देखें हमारे यहाँ ऐसा मैं बैठा हुआ हूँ किस पहाड़ों के दरमियान, फिर भी मेरा ऐसा मसला नहीं होता। और अब आप यानी मॉडर्न सिटी में बैठे हुए हैं। सही कह रहे हो भाई। ये हमारे जो बिल्डिंग में ना इंटरनेट वाला बेचारा जो था वो जवान आदमी था, कोरोना से वो फौत हो गया। तो अब उसकी जगह जो नया बंदा आया ना, ये उससे अभी तक ये चीजें संभल नहीं रही हैं, कोई मसला हो रहा है ये। अभी तक ही इज अनेबल टू सर कंट्रोल। आप समझे नहीं, मुझे कोई तो पॉइंट मिली है आपको कुछ बताने के लिए। मुझे पता लग गया मेरे चंदा, मैं आप क्या समझ रहे हो। तो ये चक्कर है। अच्छा हम लोग कहाँ पर थे? कोई इसमें बात रह गई है तो प्लीज वो। भले सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें, दूसरे लोग आ जाए तो फिर शायद शुरू करें अपना। वैसे वही था कि एक्सक्यूबेशन के वक्त ना ब्लेंड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाँ वो असल में बेसिकली वो नहीं, एलएमए वाली बात की थी ना। एलएमए को हम रिप्लेस कर सकते जी हैं। सर, और उसके अलावा जो काइंडली है रिकॉर्डिंग को ऑफ करें ना। कुछ मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो है ना वो करता हूँ, आप बोले आपसे बोले, पूछने कोई लगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। एनीवे बहरहाल वो मुझे भी अब बात ये है कि सर ये इज इट यानी कि प्रैक्टिकली भी और कितना कोई है कि हम एक तो ट्यूब निकालें और फिर एलएमए डालें, डजंट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ एयरवे डैमेज एक, और इतना कुछ करने के बाद हमें कितना कोई फायदा पड़ेगा। देखो आप हमेशा रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर नो डाउट आपको उसको डीप प्लेन के अंदर ये करना पड़ेगा ना। आप एक तरह से समझ लें कि आप इंटुबेशन दोबारा से कर रहे हैं, समझ आई। तो उस टाइम पे लेकिन जाहिर बात है कि जहां पर आपके पास अच्छी अच्छी आपके पास दवाइयां मौजूद है, अच्छी दवाइयां आपके पास मौजूद है, वहां पे आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अच्छी फैसिलिटीज हैं और अच्छे आपके पास कोई मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेन नहीं है, तो वहां पर आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके आप ये चीज कर सकते हैं कि आप एलएमए रिप्लेस कर दें, ठीक है ना। आप हमेशा देखो, हाँ कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं होती, हर हर रीजन होती। सर आज रात 11 बजे आप फारिग होंगे, क्लास होगी क्या? इंशाल्लाह। किस टॉपिक पे? टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, आप बता दें। सर कहते हैं तो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, वो जो गायनी गायनी ऑप्स वाला ऑप्स, था हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप कर दें, बिल्कुल कि आप वो रहता है, फिर वो भी एक साइड पे सिलसिला शुरू कर दें। हाँ जी। अच्छा ये सॉरी, ये ना हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। बिलाल, एयरवे मैनेजमेंट के बारे में कुछ रोशनी डाल दो। ये आवाज आ रही है बिलाल? तो कनेक्ट होगा। सर बिलाल। हम लोग की रिक्वेस्ट है खास तौर पे जो अक्टूबर वाले जो है ना, हम्म, डेफिनेटली ये तो अभी अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे, जो बाबा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आसानियां फरमाए। लेकिन ये है कि हम बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कुछ इस तरह से अपना रोस्टर बनाएं और इस तरह कि बाय अक्टूबर जो ना अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट जो भी है एमसीपीएस का एफसीपीएस का व्हाटएवर, तो एटलीस्ट हम पूरा कोर्स ना और अच्छे तरीके से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो कंप्लीट कर लें। वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखे मेरी एक बात सुने। असल में होता ये है कि वो जुमला बोला जाता है, हिस्सा बजुज़े जुस्सा। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना होगा। और एटलीस्ट आप भी डिसअपॉइंट ना हो कि जितने भी बिलाल आपको आवाज आ रही है? सर और तो कुछ नहीं है सर, एक तो अब जाहिर है ये अभी वही मैं कह रहा था। अच्छा मैं एक मिनट मेरा अजहर, बिलाल बिलाल आपको आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे वालेकुम आवाज आ सलाम। रही है। अच्छा बिलाल, एयरवे मैनेजमेंट के बारे में हमने बात की है, तो एक दो चीजें को जरा सा उसमें तुम अपनी राय पेश करो। एक तो ये कि अभी एक पॉइंट डिस्कस हुआ था कि एलएमए रिप्लेसमेंट बिफोर एक्सटुबेशन एट पेशेंट ऑफ एट रिस्क, ठीक है।
कि ऐसे पेशेंट जिसके अंदर या तो एयरवे के कोलैप्स होने का खतरा हो या हम एक्सट्यूबेशन के रिफ्लेक्स को ब्लंट करना चाहते हो, तो उसके अंदर जो है वो LMA से ब्रिज करके हम एक्सट्यूबेट करें तो हाउ इज दिस आइडिया, ठीक है। और दूसरे यहाँ पर जो न्यूरो सर्जरी, बिलाल के बारे में आपको बता दूं भाई, बिलाल मेरा जिसको कहते हैं ना शेर है, बिलाल मेरा शेर है, और बिलाल माशाल्लाह से स्टेप्स कर चुका है और ही इज वर्किंग एट किंग फैसल। इंशाल्लाह ही विल बी सून, ही विल बी इन अमेरिका, ठीक है। तो ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ट्रेन फ्रॉम शौकत खानम, और उसके बाद आफ्टर FCPS सिंस 3 years ही इज वर्किंग एट किंग फैसल, ठीक है। तो जी बिलाल। ओके जीशान भाई, ये इसको शायद आई गेस बिलीज मैनूवर कहते हैं, जो लोग एट द एंड ऑफ सर्जरी बिफोर emergence they prefer to replace definitive airway which is endotracheal tube with supraglottic device. But again इसमें आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट को स्ट्रेटिफाई करना होता है, और दूसरी बात यह है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। बट जनरली अगर आपने किसी को, इफ यू हैव हैड सम डिफिकल्टीज व्हाइल मेंटेनिंग एयरवेज immediately after induction, so of course it's a safer approach to do it, and many people are advocating this maneuver. But again वही बात है कि there are certain situations it's quite helpful, and generally every time when you are going to anesthetize somebody and we aim to have some really uneventful consequences, तो मेरा ख्याल है कि अगर डिफिकल्ट एयरवे है और हमारे पास कुछ और भी रीजंस हैं कि हम जो हैं जागते हुए मरीज में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, तो आई थिंक सुप्राग्लॉटिक डाल लेना चाहिए। और अगर सुप्राग्लॉटिक की बात करें तो उसमें आई जेल इज मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो इवन अवेक पेशेंट उसको टॉलरेट कर सकता है, और उसमें ये है कि उसकी कंसिस्टेंसी और उसका मेकअप ऐसा है कि अगर कोई एयरवे को बाइट भी कर रहा है तो इट रिमेन्स पेटेंट। So I guess I will be in the favor in certain situations. अच्छा, दूसरे ये आप उसके बारे में बताओ, क्योंकि मुझे इसका आंसर सही तरह मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता। सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, इनमें क्या फर्क होता है? फर्स्ट जनरेशन में मेरे ख्याल ये जो एक कन्वेंशनल जो LMA आता है वो थे, और जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट हुई है इसमें चीजों में, तो ये जो इंटुबेटिंग LMAs हैं या एम्बू LMAs हैं या ये आई जेल्स हैं, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं। क्योंकि आई जेल जब बनाया गया उसका कॉन्सेप्ट ये था कि वो इजीली फिट हो आता है, लीक कम होती है, आप उसके साइड चैनल से सक्शन कर सकते हैं। सम पीपल पास टेम्परेचर प्रोब अक्रॉस थ्रू दैट साइड चैनल, और यही इनमें डिफरेंसेस हैं। क्योंकि पहले वो रीयूजेबल थे LMA, वो एक मरीज में बार बार डलता रहता था अनटिल अनलेस कोई उसकी सील का प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा। तो सेकंड जनरेशन में ये एम्बू LMA है, इंटुबेटिंग LMA है और आई जेल है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपने वहां पर शौकत खाना में ये देखी थी, सब मेंटल इंटुबेशन। सब मेंटल मैंने देखी नहीं पड़ी है, वो रिट्रोग्रेड भी इसको बोलते हैं, और जनरली वो आप ये बात कर रहे हैं जो रिट्रोग्रेड गाइड वाइड डालते हैं अक्रॉस ये मेम्ब्रेन में से ऊपर। एक तो वो रिट्रोग्रेड होती है ना, और एक सब मेंटल होती है ना। इसमें वो एयरवे की स्पेसिफिक सर्जरीज के अंदर वो नॉर्मल ट्यूब डालने के बाद जब सर्जरी करनी होती है तो वो उसमें वो होल क्रिएट करके सर्जन देता है और उसके थ्रू ट्यूब को वहां से पास करके और सर्किट को कनेक्ट कर दिया जाता है। वो मैंने देखी है, किया भी है, और यूजुअली उसमें वो
वो डालते हैं, आर्मर ट्यूब डालते हैं, इट हैपेंस सबमेंटल। ये मैक्सिलोफेशियल में ज्यादा लोग डालते हैं, ये जिसमें प्रोलॉन्ग जो है ये मैक्सिला, मैंडिबल और फ्लैप्स, इसमें वो डलती है ट्यूब। आई हैव बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन में अपनी राय पेश करो। मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन के अंदर क्या क्रीकॉइड प्रेशर को ओमिट कर दिया जाता है या किया जा सकता है? क्योंकि उसके अंदर नो एनीथिंग, नो यूजुअली मॉडिफाइड आरएसआई इज के आप कोई भी काम जो स्टैंडर्ड आरएसआई है उससे अगर आप डिफरेंट करें तो दैट इज मॉडिफाइड। बट ऑफ कोर्स हम व्हाट इज रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन? एक्चुअली रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन ये है कि ऐसे मरीज जिसमें एस्पिरेशन का रिस्क है और आपको अटेनमेंट ऑफ एयरवे करना है विद इन मिनिमली यूज्ड टाइम as per allowed by the medications, like आप उसे rapidly tranquilizer देते हैं, सुलाते हैं और साथ ही उसे पैरालाइज करते हैं, and once you are pretty sure कि इसको patient is relaxed, you just scope him and pass tube down in the throat. But issue is कि modified में I don't think so कि आप इसको omit कर सकते हैं। modified में usually people, why they call it modified, because some people prefer to ventilate, especially in certain condition when they are anticipating that there is compromised functional residual capacity, like an obese patient or a patient with a very high intra-abdominal pressure or patient with some pathologies in lungs, and they are saying that they are thinking that oxygenation will be a problem, so they just ventilate with lower peak airway pressure. They aim to keep airway pressures less than 20, just keeping in view कि वो lungs में air push कर सकें। पर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इस तरह का लिटरेचर मैंने पढ़ा हो कि जिसमें आप कहें कि आप इसका क्रीकॉइड प्रेशर को ओमिट कर दें। हाँ, बेसिकली यही है कि इसमें आप मॉडिफिकेशन इन मेडिसिन ड्रग्स, मॉडिफिकेशन इन द वे यू आर यूजिंग देम, और प्रोविजन ऑफ वेंटिलेशन विद लो एयरवे प्रेशर्स। ये मुझे कंफर्म था, ये यहाँ पर कहीं से किसी ने शेयर किया हुआ था, तो उसके अंदर ये चीज थी। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अगर कोई इससे रेफरेंस से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं, नहीं तो फिर हम इसको डिस्कशन को वाइंड अप करें। एयरवे से रिलेटेड और कोई बात? अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये कौन बताएगा? नुसरत चली गई है? Anyone please, what are components and what are things which you require in difficult intubation trolley? हरीश, आप बताओ। जी सर, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में हम सर डिफरेंट साइड के जो लेरेंजेस को ब्लेड रखेंगे, ट्यूब रखेंगे, एलएमई रखेंगे, और जैसे फर्स्ट जनरेशन में सेकंड जनरेशन सर बता रहे हैं, और दूसरी बात है सर बुज्जी रखेंगे, स्टिलेट रखेंगे, और अंबू बैग बताया सर, अंबू बैग रखेंगे और इमरजेंसी डर्स रखेंगे सर इसके साथ। ठीक है, और डिफरेंट साइड के एरिया में रखेंगे, डिफरेंट साइड के साथ इसमें ट्यूब्स रखेंगे, इमरजेंसी डर्स है, बुज्जी है, स्टिलेट है। ठीक है, तो अच्छा, और उसके बाद इसी से एसोसिएटेड एक दो चीजें हैं। अवेक फाइबर ऑप्टिक की क्या इंडिकेशंस होती हैं? और सर इसमें जो डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, अगर बिल्कुल सर माउथ ओपनिंग वगैरह नहीं है तो, और उसमें सर हम फाइबर ऑप्टिक करेंगे। और इसके अलावा इंजरी हो और मैक्सिलोफेशियल का कोई सर्वाइकल इंजरी हो, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये सर जो ये तो वैसे तो डायबिटिक के भी है सर, डायबिटिक की वजह से भी जो है माउथ ओपनिंग वगैरह है, लेकिन अवेक फाइबर ऑप्टिक तो नहीं होगा ना? एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें टीएम जॉइंट का एनकोलोसिस है,
वो एक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपकी कोई, हाँ, एनलार्ज थायराइड है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड एनेटमी है, और थायराइड, जी बिग थायराइड है। कोई कंजेनिटल एनोमलीज हैं, पियर रॉबिन्सन सिंड्रोम, और ये जो बच्चों के होते हैं डिफिकल्ट है ना, डाउन सिंड्रोम के अंदर जो जहाँ पे अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन होती है, वो बेसिकली इट्स अ ओपन क्वेश्चन, इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ जाएंगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी इसके अंदर? सबसे बड़ी नंबर 1 कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगी अब एक फाइबर ऑप्टिक की? ब्लीडिंग इन द एयरवे। एक सेकंड, सबसे पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी पेशेंट रिफ्यूजल, या पेशेंट रिफ्यूजल या पेशेंट अनकॉम्परेटिव, ये सबसे पहली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। उसके बाद आप जो मर्जी बता दो, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है, साइज, स्पेसिफिक साइज की आपको जरूरत होती है, एयरवे के आपने ब्लॉक्स प्रॉपर्ली लगाने होते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और कोई एयरवे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डिस्कस कर लेते हैं। एयरवे की नर्व सप्लाई क्या होती है? एयरवे को नर्व सप्लाई क्या होती है? जी, ओरल कैविटी की क्या होती है? टंग, एंटीरियर 2/3, एंटीरियर 1/3, पोस्टीरियर 2/3, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल। ट्राइजेमिनल एंड फेशियल। ट्राइजेमिनल कौन सा हिस्सा, कौन सी ब्रांच होती है? फेशियल नर्व से सिर्फ जो है, जी बिलाल, बिलाल आपने हैंड रेस किया। आप पहले पूरी कर लें बात। नहीं, बताओ। अच्छा, ये जो है ना, यूजुअली होता ये है कि हाउस में जो लोग बैठे होते हैं ना, तो सबसे बड़ा मसला हमें ये होता है कि हमें ट्रेन नहीं किया जाता कि हमने कब बोलना है, कैसे बोलना है, व्हाट विल बी आवर ओपनिंग स्टेटमेंट। क्योंकि बहुत सारा एक इंटेंस फियर होता है लोगों में कि जब हम सवाल करते हैं ना, तो बहुत सारे, पहला क्वेश्चन जो माइंड में स्ट्राइक करता है, पीपल थिंक के मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ, या आई नीड टू रिवाइज इट। और दूसरा ये होता है कि जब हम से कोई सवाल करता है ना, तो आपके दिमाग में जितना उससे रिलेटेड डाटा होता है ना, तो वो कॉग्निटिवली ब्रेन उसको कंपाइल करने की कोशिश करता है, अगर हम अर्ज करें कि हमने बोलना है इसके रिस्पॉन्स में। और जब वो प्रोसेस चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका टेल एंड जो है ना, वो 30 सेकंड में खत्म हो रहा होता है। और यूजुअली जब हम अब्रप्टली किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो हम वो टेल एंड से शुरू होते हैं, विच प्रोड्यूसेस अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। तो देखिए, जैसे अब आपने सवाल किया, तो लोगों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिकॉज एवरीवन इज इन्वेस्टिंग हिज और हर टाइम, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली। तो अब जनरली अगर आप पूछते हैं भी डिफिकल्ट एयरवे की प्रेप कैसे करनी है, तो ठीक है, ये सारी चीजें पता। अब वो आप इसी एग्जांपल से दे लें, मुझे नहीं पता कि कौन बोल रहे थे, एटलीस्ट ही ट्राई टू स्पीक समथिंग। उन्होंने बोला लरंगोस्कोप रखेंगे, जैसे ये सर बोल रहे थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो जनरली अगर वो 30 सेकंड के लिए आप सोचें कि मैंने कैसे बोलना, और आपने पढ़ा हो, तो आप कहेंगे प्लान ए बी सी डी। प्लान ए में क्या होता है वो बता देंगे, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी और उसके जो एडजुवेंट्स है वो होंगे। प्लान बी में क्या होगा, ठीक है, उसमें आपके ये सुप्राग्लॉटिक आ जाएंगे। प्लान सी में क्या होगा, और प्लान डी में क्या होगा, अल्टीमेटली आप नेक से जो है वो डू नॉट वेंटिलेट, डू नॉट ऑक्सीजनेट वाली सिचुएशन होगी, तो आप इमरजेंसी एयरवे को मेंटेन कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस तरह की एक बेस बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं, देन यू सेट अप अ थिंग, और आपके जो ऑपोजिट बंदा बैठा था, आप उसको बता देते हैं कि नाउ आई हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ कॉर्नर्स टू प्ले अराउंड। और ऑफ कोर्स वो आपसे पूछेगा, ओके व्हाट इज प्लान ए, व्हाट इज प्लान बी। और सेकेंडली, कोई भी आप
मरीज को जब एनेस्थेटाइज करने जाते हैं तो ये 2-4 जो हमारी वो फर्ज करेंगे हमारी जो है ना ये स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि उसका एनपीओ स्टेटस क्या है, उसका डेंटिशन क्या है, मैंडिबल का साइज क्या है, हैवी जा है, बियर्ड है, मोटा है बंदा, नहीं है, स्नोरिंग करता है, नहीं करता, उसका थायरोमेंटल डिस्टेंस कितना है, को प्रीवियस नेक सर्जरी है या नहीं है, रेडिएट तो नहीं नेक हुई हुई, को पहले कीमोथेरेपी तो नहीं मिली हुई, कोई मैस तो नहीं है। तो ये चीजें जो है ना हमारे यहाँ जब वो डिफिकल्ट एयर में पूछा जाता है तो अब बहुत सी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स या जो लोग असेस किए जा रहे होते हैं वो फौरन ऐसी बात करते हैं जिनके which they are not really aware of or which they are not very expert about that, जिसमें से सबसे फेवरेट जो चीज एनेस्थेटिस्ट के लिए वो है जी के फाइबर ऑप्टिक, हम इसका नाम लेते हैं, एंड देन वी क्रिएट अ होल फॉर अस कि वो फिर उस होल को गहरा करता रहता है और आपको एंड पे एग्जामिनर उसमें धक्का देता है और आपको दबा दिया जाता है। तो जनरली उससे पहले ही बहुत सारी चीजें हैं, और अगर आप एग्जाम में किसी के बोल देते हैं ना फाइबर ऑप्टिक हाउ यू विल डू इट, अगर आप बोलेंगे मैंने कभी की नहीं है ना, आई हैव नेवर सीन इट, तो इस पे कोई आपको फेल नहीं करेगा। पर अगर आपको वो बोलना है देन ट्राई टू सी इट हाउ पीपल डू इट, और यूजुअली इसकी एक वो फिर उसको आपने शुरू कैसे करना है, जैसे आप बोल रहे हैं इसकी नर्व सप्लाई बताओ, ब्लॉक लगाने होते हैं, ये करना होता है, तो स्प्रे एज यू गो टेक्निक इज द इजीएस्ट वन। और वो अगर आपने किसी को करते नहीं देखा हो वो टेक्निक कि वो कैसे करते हैं तो यू कैन नॉट एक्सप्लेन। तो डिफिकल्ट एयरवे में अगर आप सिंपल रखेंगे, अगर आपको कोई भी लग रहा है कि यार मैं ये एयरवे नहीं कर सकूंगा या ये एयरवे मुझे चैलेंजिंग सिचुएशन दे सकता है, तो 2-4 बेसिक चीजें हैं, आपके पास एक्सपर्ट हेल्प अराउंड होनी चाहिए या अदर पेयर ऑफ हैंड होना चाहिए। Four hands are better than two, four eyes are better than two, of course। और आपके पास बेसिक चीजें भी हैं तो जस्ट गो स्लोली, एक प्लान के साथ चलें। आपको लग रहा है नेक मैच है और ये डिफिकल्ट एयरवे होगा तो आप उसको इनहेलेशन इंडक्शन कर लें, उसकी टोन को मत गिरने दें, एंड जस्ट डू अ चेक लारिंगोस्कोपी, और आपको आइडिया हो जाएगा कि चेक लारिंगोस्कोपी करके मैं इंट्यूबेट कर लूंगा या नहीं। फिर उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि यार मैं अगर इसको मसल रिलैक्सेंट देता हूँ तो इसकी फर्ज करें एक बंदा उसकी नेक के ऊपर मैस है, सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी जी। सर, मेरा मोबाइल बंद हो गया था सर, डॉक्टर हरीश ने। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, ये रिकॉर्ड हो रही है सारी स्पीच या जो भी कन्वर्सेशन हो रही है तो आप उसे सुन लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें आपको लगता है नेक मैस है, वो कुछ भी है, थायराइड है, गाइटर है, कोई सिस्टिक हाइग्रोमा है, कोई थायरोप्लासल सिस्ट है, कुछ भी है, व्हाटएवर, कोई लिम्फोमा है, कोई उसको नेक नोड लार्ज हुए हैं, आपको ये भी खतरा है कि यार मैं इसको इंट्यूबेट चेक लारिंगोस्कोपी आपने कर ली है, you can slide down the tube across the vocal cord, down the vocal cords, तो आप उसको मत रिलैक्सेंट दें, थोड़ा टाइम दें, उसको मजीद डीप कर लें, कॉर्ड को स्प्रे कर लें या कुछ ऐसी मेडिकेशन दे दें या फेंटानिल या कुछ ऐसा एल्फेंटानिल लोग यूज करते हैं जिससे एयरवे रिफ्लेक्सेस जो है वो ब्लंट होते हैं और आप इजीली ट्यूब डाल के उसको पैरालाइज कर लें। तो जनरली आप कुछ भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें कि एक दो बंदे बैठे हैं, बेशक कोई वाइवा की तैयारी कर रहा है, दो बंदे बैठे हैं तो आप एक दूसरे से सवाल करें, कीप अ क्लॉक अराउंड, और जो बंदा क्वेश्चन थ्रो करता है जिसने जवाब देना 30 सेकंड के लिए सोचें, देन ऑर्गेनाइज योर आंसर और फिर एक ब्रॉड स्टेटमेंट से उसको शुरू करें। लेट्स से अब मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं ये मीटिंग में आ गया हूँ, जनरली आई एम नॉट श्योर, मुझे ये भी नहीं पता था कि आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, तो अब कोई भी आंसर ये निशान भाई ने आते ही 2-3 सवाल में मुझे इन्वॉल्व कर लिया, तो टेक योर टाइम और इसकी प्रैक्टिस करें आप कि अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो एक शॉर्ट सा पास लें एटलीस्ट फॉर 30 सेकेंड, रिगार्डलेस आपको वो सवाल आता है या नहीं आता, ठीक है, 30 सेकेंड का पास लें, अपने ज़हन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें एंड देन स्टार्ट प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। लेट्स से आपने
बहुत जो है सॉरी फार्माकोलॉजी आपने पढ़ी हुई है 1 साल पहले, और मैं कहता हूँ कि यार मुझे आप सक्स के बारे में बता दें, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप शुरू कर सकते हैं, पर वो यही है जो फियर होता है ना, यार मैंने ये पढ़ा नहीं या रिवाइज नहीं किया हुआ। सक्स यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट दैट मेडिकेशन। आप कह सकते हैं एम्बर कलर का एम्प्यूल होता है, 2 ml का होता है। यूजुअली इसकी स्टैंडर्ड जो है मोस्टली कंसंट्रेशन क्या होती है, 100 मिलीग्राम होता है पर ml, इतना होता है। डोज इंटूबेटिंग डोज ये है, और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करें तो बहुत कुछ एटलीस्ट जो एनेस्थेटिस्ट ने प्रैक्टिस उसको बहुत कुछ आता होता है। जनरली हमें अपने आप को ऑर्गेनाइज करना नहीं आ रहा होता, या हमारे अंदर जो एक फियर होता है कि यार मैंने ये पढ़ा नहीं हुआ या रिवाइज नहीं किया होता, उस वजह से बहुत से लोग मार खाते हैं, स्पेशली इन ओरल एग्जाम्स एंड स्पेशली इन एग्जाम्स वेयर अगर आप बाहर के मुल्कों का एग्जाम देना चाहते हैं जहाँ पे लोग रियली दे टेस्ट यू एट एवरी स्पॉट, या वो आपकी हर चीज चेक करते हैं। जैसे अब ब्लड प्रेशर पे बात हो रही है, तो आप किसी वेस्ट में एग्जाम देने जाते हैं तो आपसे ब्लड प्रेशर डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रेशर, तो हम वहां पे फ्लैट हो जाएंगे। एक्चुअली हमने 9th से पढ़ना शुरू किया, 9th स्टैंडर्ड से या OA लेवल से, कि व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चीजों को अगर आप ऑर्गेनाइज लेके और बेसिक से चलेंगे तो you will enjoy your work, you will enjoy your knowledge, you will be a good person to trickle down your skills। और मेरा ख्याल है कि यही बेस्ट अप्रोच है। और आप दुनिया में कहीं भी किसी किस्म की टेस्टिंग के लिए जाएंगे, आप कभी मार नहीं खाएंगे। मैं थैंक यू वेरी मच, मुझे यही कहना। जी थैंक यू बिलाल। समझ आ गई आप लोगों को? कोई और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो? असल में बिलाल ने जो बातें आपको बताई हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट उसने बातें बताई हैं, जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल वे में बहुत ज़्यादा बार बार मैं रिपीट करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप अपने दिमाग, और ये चीज़ पता है कैसे ठीक होगी? ये चीज़ ऐसे ठीक होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और ये अगर जो रेजिडेंट्स हैं, जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, वो अभी से इस चीज़ को हैबिट बना लेना, तो आप यकीन करें एग्जाम विल बी नथिंग फॉर यू। प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में जो काम करते हैं वहां पर ये थोड़ी बहुत इसकी प्रैक्टिस होती रहती है। ठीक है, जैसे बिलाल ने शौकत खाना में ट्रेनिंग की है, तो शौकत खाना और आगा खान का बाकी हॉस्पिटल से कोई कंपैरिजन नहीं। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन शौकत खाना, आगा खान एंड अदर हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो बहरहाल आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, और एयरवे से रिलेटेड हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू बिलाल, थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह रात को 11 बजे मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा, फिर वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 11 to 12। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।